नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और किसी से भी टक्कर नहीं है, बल्कि एक तरफा जीत होगी। कि एक एक सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और उसके साथ साथ पता नहीं क्या हो गया कि इस समय सभी लोग जो जिनको हमने कांग्रेस पार्टी में भी भेज दिया है या दूसरी पार्टियों में भी भेज दिया है या चले गए, अब वो फिर से सोचते हैं कि जो है कि यहीं से टिकट लेना है। तो लेकिन हमारे सामने समस्या क्या है? समस्या है एक एक सीट पर 5 कैंडिडेट से कम कहीं नहीं है और अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप विश्वास करिए कि हर जिले में और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4-5 छूट गई होंगी, वो चुनाव में पूरी हो जाएगी। अभी सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगा, इसके बाद बाकी लगभग में सब जगह गया और पूरे प्रदेश में मैं आपसे कह सकता हूं अपार बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का आशीर्वाद। नेता लोग जरूर ऊपर चर्चा करते हैं, अरे बड़ी टक्कर है, ऐसा कहते हैं ना, टक्कर है कहीं कुछ कहते हैं। लेकिन मैं आप हरक सिंह रावत ने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को एंट्री दे दी। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता की, क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए, ये इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि जब मैं प्रदेश में जिस दिन 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली है। उस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बहुत सबसे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, आपने कहा कि आप बीजेपी से जाना नहीं चाहते थे, बीजेपी ने आपकी विदाई तय कर दी। क्योंकि देखिए, मैं बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रू समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि तो आपने कहा कि अमित शाह से आपका कमिटमेंट हाँ, था, क्योंकि अमित शाह जी से मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। छोटा सवाल सर है कि क्या आप दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? ये पार्टी को तय करना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के उनका स्वागत किया। बता दें कि हरक सिंह रावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगने के बाद भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए हरक सिंह रावत के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि हरक सिंह रावत के पार्टी शामिल होने से पार्टी को विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सादाब शख्स ने कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस विचारधारा से है, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हुए। गदरपुर में बीजेपी को एक और झटका लगा है। गदरपुर विधानसभा से रविंद्र बजाज को टिकट न दिए जाने पर रविंद्र बजाज और उनके समर्थकों ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर रविंद्र बजाज ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से बचपन से ही जुड़े हुए हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को गदरपुर से विधानसभा टिकट दिया गया है, जिसके विरोध में समर्थकों के साथ इस्तीफा दिया। क्योंकि मेरी जो भी ताकत है मेरे कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं। तो सारे कार्यकर्ताओं का दबाव था कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए। हालांकि अभी हम इससे अगला कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। आज मैं पार्टी के अपने सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, त्यागपत्र दे रहा हूं और मेरे साथ में ही जो हमारे
कार्यकर्ता हैं उनके पास भी जो दायित्व हैं वो भी अपने दायित्वों से अपने आप को मुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी उसके लिए एक बड़ी मीटिंग हम लोग, क्योंकि चुनाव। हल्द्वानी में कांग्रेस कमेटी की सचिव जरिता लैतफलांग ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी की लिस्ट में 24 नए चेहरों को चुनाव में उतारे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश में हार का डर सता रहा है। जिस प्रकार से विकास के नाम पर जनता को छलने का कार्य किया है, उसके डर से बीजेपी नए चेहरों को मैदान में उतार रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि भाजपा का जो सरकार है जो उत्तराखंड में है, उससे पूरा उत्तराखंड त्रस्त हो चुकी है और भाजपा को लगती है कि शायद ही नए चेहरे को उतारने से लोगों का जो इम्प्रेशन है वो बदल सकता है। पर लोगों ने अपना मन बना लिया है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी उत्तराखंड में। कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस चलती है। सबसे पहले पीईसी होती है, उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सीईसी या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है। आज मीटिंग है और बहुत जल्द ही आप लोगों को इसका लिस्ट, देखिए समय पे ही टिकट बांटा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हम भी अपना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि 28 जनवरी तक चलेगी। कोरोना के काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिली। कोरोना को देखते हुए खास इंतजाम किए गए थे, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। आज मैंने पर्चा नहीं भरा, मेरा नाम सरदार खान है। आज मैंने नॉमिनेशन पत्र लिया है और उसको जो है मैं मंडे या ट्यूसडे में दाखिल करूंगा, नामांकन करूंगा। धर्मपुर विधानसभा है और धर्मपुर से मैं 2 साल से तैयारी में लगा हुआ हूँ और जो मेरे से साथ वर्कर काम कर रहे हैं, जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि इस बार जिस तरह से धर्मपुर विधानसभा में जो हाल है सभी देख रहे हैं, विकास का भी सारा, तो उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी जीत सुनिश्चित होगी। आपने किस पार्टी से फॉर्म लिया? मैंने अभी किसी पार्टी से नहीं लिया, मैंने निर्दलीय फॉर्म लिया है। का प्रोसेस जो है आज शुरू हो गया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी आज ही से है, 21 से। और इसमें जो है, जो हमारे 4th सैटरडे है यानी कल और संडे, इन दोनों दिन जो है नॉमिनेशन नहीं होगा। बाकी दिन अप टू 28 जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी और स्क्रूटनी 29 को होगी और 31 जो है लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस होगा। कोविड को देखते हुए क्या क्या उपाय किए? देखिए, फिलहाल तो अभी जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस है उनका अनुपालन किया जा रहा है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मली उनके 10 प्रपोजर्स होते हैं, लेकिन कोविड के दृष्टिगत हम सिर्फ 2 प्रपोजर्स जो है अलाउ करेंगे। बाकी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके 1 प्रपोजर होंगे कैंडिडेट के साथ, तो उनको हम जो है कोविड प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत। चमोली जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। 29 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। 31 जनवरी को नाम वापसी की जा सकेगी। बता दें कि कोविड के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण किए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सीओ चमोली धन सिंह तोमर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं यातायात व्यवस्था को देखते हुए यातायात पुलिस भी तैनात कर दी गई है। पुलिस कर्मियों के द्वारा मुस्तैदी के साथ कार्य का निर्वहन किया जा रहा है। यह आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ पर इस पे जो तीनों जो हमारी विधानसभा है, थराली अलग है, 1 सीओ वहाँ लगा रखे हमने और कर्णप्रयाग विधानसभा में 1 सीओ है, 2 सीओ हैं, इंस्पेक्टर 2 हैं, एसओ 1 हैं, एसआई 8 हैं और लगभग 30 कांस्टेबल हमारे लगे हैं, जो कि इस व्यवस्था को, इस नामांकन प्रक्रिया को संपूर्ण करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एलआई भी लगी पड़ी है। एलआई लगा दिया हमने। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हमने टीआई लगा रखे हैं और हर विधानसभा में हर एंट्रेंस डोर पर डीएफएमडी के थ्रू
और चेकिंग फिस्किंग के लिए अलग से एलआई हमारी लगी हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारी भी पूरी की गई और इसी के तहत चमोली में भी नामांकन की प्रक्रिया के तहत कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया गया और इसी के साथ में जगह जगह पर पुलिस की भी मुस्तैदी देखने को मिली। तो वहीं कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपना नामांकन दाखिल किया और ये प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि 29 जनवरी को स्क्रूटनी जारी की जाएगी और वहीं 31 जनवरी को नाम वापसी की जा सकती है। और इसी के साथ में पुलिस की तैयारियों की जानकारी देते हुए चमोली के सीओ धन सिंह तोमर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेश्वर में नामांकन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभाओं में नामांकन हेतु सभी व्यवस्थाएं और तैयारी पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने तहसील सदर बागेश्वर में नामांकन स्थल का जायजा लिया। एमसीसी के जितने भी सारे जो प्रोविजंस होते हैं उनका एनफोर्समेंट के लिए भी हमारी वेरियस टीम्स हमारी गठित है और एक्सपेंडिचर को देखने के लिए भी हमारी जो है एफएसटी और एसएसटी ऑलरेडी हमने गठित करके उनको तैनाती कर दी है। आज जो है क्योंकि नोटिफिकेशन का दिन है और नोटिफिकेशन के बाद में नॉमिनेशन की प्रोसेस जो है वो हमारी शुरू हो जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पे जो हमारे आरओ बागेश्वर है जहाँ पे वो नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव करेंगे उसका निरीक्षण किया है और यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए हैं, साथ साथ में हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हमें जो लगाने होते हैं वो सबका हमने आज। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेश्वर में भी नामांकन को लेकर जिलाधिकारी ने सभी तैयारियों का जायजा लिया और इसी के साथ में इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं क्योंकि कोरोना का भी साया लगातार उत्तराखंड पर भी बना हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड ना फैले इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरुआत से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी थी और वहीं आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से प्रशासन के अधिकारियों ने लगातार स्थिति का जायजा लिया। थराली विधानसभा सीट पर बीजेपी के भोपाल राम टमटा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दावेदारों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। थराली से विधायक मुन्नी देवी शाह सहित पूर्व विधायक गोविंद लाल शाह, बीजेपी प्रदेश मंत्री बलवीर घुर्नियाल और साथ ही बीजेपी नेता नरेंद्र भारती नाराज चल रहे हैं। सभी अपने बयान जारी कर टिकट वितरण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। थराली विधानसभा से मेरा टिकट कटा। एक तो मुझे संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके लिए कि मैं नाराज़ भी हूँ और मैं पार्टी नेतृत्व से पूछना चाहती हूँ कि किस बेस पे मेरा टिकट कटा। मैंने इस विधानसभा के लिए ऐसे ऐतिहासिक काम किए कि जिस सीट पे 15 सालों से पुरुष विराजमान थे उन्होंने एक पत्थर इधर का उधर नहीं किया। आज इतने अच्छे काम करने के बावजूद 2-2, 3-3 महाविद्यालय खोलने के बाद, हॉस्पिटल का उच्चीकरण करने के बाद, इतने दुरस्त और बृहद क्षेत्रों में रोड पहुंचाने के बाद जो मेरा टिकट कटा, मैं शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहती हूं कि किन कारणों से मेरा टिकट कटा। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और उसके बाद से लगातार कई जो दावेदार हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि कई सारे दावेदारों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उनकी जगह नए प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के क्रम में थराली से विधायक मुन्नी देवी शाह ने भी बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इसी के साथ में
मुन्नी देवी के साथ साथ पूर्व विधायक गोविंद लाल शाह, बीजेपी प्रदेश मंत्री बलबीर घुनियाल और बीजेपी नेता नरेंद्र भारती भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और वहीं इसी को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी से विधायक मुन्नी देवी शाह ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं वो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं किए हैं, और इसके बावजूद भी पार्टी ने उनके कार्य को अनदेखा करते हुए उन्हें दावेदार नहीं चुना। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी बात से लगातार बीजेपी के कई नेता भी नाराज चल रहे हैं। आचार संहिता के बाद से जिला प्रशासन जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के लगे होर्डिंग और वॉल पेंटिंग हटाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं लालकुआ के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी के सामुदायिक भवन की दीवार पर एक राजनीतिक पार्टी की लगी वॉल पेंटिंग आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रही है। यही नहीं, लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर वॉल पेंटिंग बनाई गई है जिसे हटाए जाने में प्रशासन जुटा हुआ है। इस मामले में संज्ञान में आने के बाद उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सबसे पहले 3 प्रकार की कार्रवाई की जानी थी। जितने पब्लिक ऑफिस से उनसे 24 घंटे के अंदर प्रचार सामग्री हटाई जानी थी। 48 घंटे के अंदर जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उनसे प्रचार सामग्री हटाई जानी थी, और 72 घंटे के बाद जितने निजी संपत्तियों पर लगे हैं पोस्टर और उस निजी संपत्ति के मालिक से उनकी सहमति नहीं प्राप्त की गई हो तो वो हटाए जाने थे। प्रथम चरण के ये तीनों कार्य यहाँ पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद यदि किसी निजी संपत्ति बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह और किसान नेता विजेंद्र डोगरा ने किसानों के धान को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने जल्द मांग पूरी न होने पर जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति बनाने की बात कही और साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी। सबसे पहले तो मैं यही कह दूं कि ज़्यादा किसानों को ना लाके आचार संहिता का पालन किया गया किसानों के द्वारा भी। कोरोना काल भी था, हम 2 ही लोग आए किसान यूनियन से। तो दूसरी बात ये रही है कि जो 35,000 धान किसानों का पोर्टल पे चढ़ने से छूट गया है, उसकी हमने लिस्ट भी बनवा ली है। जो 35,000 चढ़ना है धान, और 1,48,000 कुंटल पे पोर्टल क्लोज हो गया है, जो कि पिछले साल 2.25 लाख कुंटल पे बंद हुआ था। और ये समय से पहले बंद होने से जो किसान छूट गए हैं उनकी दयनीय स्थिति बन गई है। एक तो धान पोर्टल पे अभी तक चढ़ा नहीं है, और कुछ लोगों का धान चढ़ा हुआ भी है लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत आ रही है, उनकी पेमेंट भी नहीं हो रही। कुछ लोग पेमेंट से भी परेशान है, पेमेंट लेट हो गया है। हम इसी उसमें आज एसडीएम साहब से मिले हैं, और इनके थ्रू जो ज्ञापन है जो हमारे आरएफसी बैठे हैं हल्द्वानी में उनको भेजा जाएगा। उन्होंने ही ये कहा था कि आप इनके थ्रू ज्ञापन आप हमें भेजो। भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारीगण हैं इनके द्वारा एक आरएफसी साहब को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि जो इनके धान आपदा के पश्चात धान की तौल हुई थी उसको ऑनलाइन अभी परचेजिंग नहीं हुई है, तो इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है सूची के साथ कि उसको ऑनलाइन परचेजिंग की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो यह ज्ञापन जो है चूँकि आरएफसी साहब को संबोधित है, इसको मैं आज ही इसको ज्ञापन को भेज दूँगा सबको। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में बाजपुर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, और ये ज्ञापन किसानों की धान को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा गया। और इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह का कहना है कि पिछले कई लंबे समय से किसान लगातार धान को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया है, और इससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में भारतीय किसान यूनियन ने फैसला लिया है और इसके निराकरण के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। और वहीं इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह और किसान नेता विजेंद्र डोगरा ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही भारतीय किसान यूनियन इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी, और ये प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धान को ऑनलाइन पोर्टल पर
नहीं चढ़ाया गया है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह और किसान नेता विजेंद्र डोगरा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ये ज्ञापन किसानों के धान को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा गया, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसान लगातार धान को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खटीमा के थाना झनकैया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध शराब की रोकथाम किए जाने और ऑपरेशन क्रैकडाउन के लिए कार्रवाई करते हुए 2 किलो अवैध अफीम के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई है। हाँ, कल झनकैया पुलिस के द्वारा जो है सूखी नाले के पास में लगभग 2 केजी अफीम जो है 3 लोगों से बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो लगभग जो है 10 लाख रुपए की कीमत आकी गई है। ये पुलिस की काफ़ी यहाँ पर अच्छी कामयाबी है। चुनाव के दौरान में जगह जगह पर जो है वाहनों की चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है तथा संदिग्ध लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। जो ड्रग्स है या ये अफीम एनडीपीएस के जितने भी ये है नशीली चीज़ें, उन पर जो है पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र में जो है काफ़ी अभियान चलाया गया है, जिसमें काफ़ी सफलता भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि चुनावों को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इसी के तहत उत्तराखंड में जगह जगह पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कई स्थानों पर चेकिंग की जा रही है, जहां से बड़ी संख्या में अवैध नशे से जुड़े भी जो सामान है वो बरामद किए जा रहे हैं। और इसी के क्रम में खटीमा के थाना झनकैया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम के साथ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और वही ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध शराब की रोकथाम और इसी के साथ में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पूरे क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 किलो अवैध अफीम के साथ में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को ओमिक्रॉन को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी में चुनाव के साथ लोगों की जान की रक्षा भी जरूरी है, जिसके लिए वो आज इसका निरीक्षण करने आए हैं। इस समय ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ा है, उसकी जान माल को लेकर ज़रूरी है कि इस समय सभी व्यवस्थाएं ठीक हों। उसी क्रम में मैं आज मेडिकल कॉलेज भी गया था, देखा है, और मैंने पिछले दिनों सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया था। उस दौरान भी वहाँ की व्यवस्थाओं को भी मैंने देखा था कि सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं। और पूरे प्रदेश की भी हमने लगातार समीक्षा हम इसको लेकर कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन चूँकि जानमाल की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उसको लेकर मैं मेडिकल कॉलेज गया था, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है। उनको कहा है कि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, किसी को आवश्यकता पड़ती है, तो हर संभव जो है वहाँ पर ये व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। उसके लिए अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई ज़रूरी इंतजाम है तो हमने हर विभाग के नोडल अधिकारी भी इसके लिए बना दिए हैं और लगातार हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रादेशिक स्तर पर भी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ इसकी समीक्षा की थी। उसमें हमारे उत्तराखंड के बारे में भी विशेष रूप से उन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि कहीं भी, चूँकि लोकतंत्र का ये पर्व भी चल रहा है, वह भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जान माल की सुरक्षा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में कोरोना के खतरे और ओमिक्रॉन को देखते हुए सीएम ने निरीक्षण किया और साथ ही वहां पर मौजूद
मरीजों से भी जानकारी ली, तो वहीं अस्पताल के सभी स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इसी के साथ में कहा कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस महामारी में चुनाव के साथ साथ लोगों की रक्षा भी जरूरी है और इसी के तहत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना ना फैले। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जहां पर भी नामांकन किए जा रहे हैं वहां पर सभी मुस्तैदी लगातार बनी रहे, जिससे कि परेशानी ना बढ़े। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।